11th क्लास बिजनेस स्टडीज चैप्टर हमारा चल रहा था व्यावसायिक सेवाएं, बिजनेस सर्विसेज, पार्ट नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो हम कर रहे थे वो था NEFT या फिर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। बैंक द्वारा एक शाखा से दूसरे बैंक की शाखा में कोई अमाउंट या पैसे भेजने, राशि भेजने के लिए NEFT का सहारा लिया जाता है। ये राष्ट्रव्यापी धनराशि को ट्रांसफ़र करने की पद्धति है। इसमें व्यवहारों को समूह या बैचेस में निपटाया जाता है, मतलब जितने भी NEFT के केसेस होंगे उनको थोड़े समय तक रोका जाता है, रोक करके इकट्ठे ही उन सबको सेंड किया जाता है। व्यवहारों का निपटाने का काम जो एक विशेष समय पर किया जाता है, अगले निपटान की अवधि तक सभी व्यवहारों को सामान्यतः रोक लिया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देश के अनुसार NEFT जो है मंडे से लेकर सैटरडे तक प्रत्येक दिन जो है 11 बार बैचेस में ट्रांजेक्शन्स को निपटाते हैं। इनका समय जो है प्रातः 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक होता है। अब हम पढ़ते हैं नेफ्ट की विशेषताएं क्या हैं। पहला पॉइंट दिया गया है, NEFT द्वारा पैसे भेजने पर चेक बनाने और भेजने और जमा कराने के झंझट से मुक्ति मिलती है। द अमाउंट इज सेंट थ्रू द NEFT इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम ए प्रॉब्लम ऑफ प्रिपेयरिंग द चेक एंड सेंडिंग इट। जब हम NEFT के माध्यम से धनराशि किसी और व्यापारी को भिजवाते हैं तो फिर हमारे को चेक बनाना, उसको जमा करवाना, उससे पैसे निकलवाने के झंझट से मुक्ति मिल जाती है। नेफ्ट द्वारा सीधा ही जो राशि है वो उस व्यक्ति के खाते में भेज दी जाती है। बी पॉइंट है, व्यक्ति, फर्म या कंपनियां जिनका बैंक में खाता होता है NEFT की सुविधा का प्रयोग कर सकती हैं। वो जिनका कि बैंक में खाता हो आसानी से अपने बैंक में जाकर NEFT की सुविधा से धनराशि भिजवा सकती हैं। A person, a firm or a company having a bank account can take advantage of NEFT। सी पॉइंट है, इस सुविधा का लाभ वही व्यक्ति या फर्म कंपनी उठा सकती है जिसका NEFT सुविधा प्राप्त बैंक में खाता हो। पर्सन, a firm or a company who has a bank account in a NEFT branch can take advantages of it। यदि हमारा ऐसे ब्रांच में या शाखा में अकाउंट है जिसमें NEFT सुविधा नहीं है तो हम इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाते। डी पॉइंट है, इसमें धन हस्तांतरण के लिए धन की कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं होती। देयर इज नो मॉनेटरी लिमिट फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ मनी। इसमें कोई सीमा नहीं लगाई गई। अगला पॉइंट हमारा है, कितना भी पैसा हम भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। ई पॉइंट है, यदि धन भेजने वाला व्यक्ति का NEFT बैंक ब्रांच में खाता नहीं है तो धन हस्तांतरण की अधिकतम सीमा 50,000 रुपये की होती है। If the person intending to send the money through NEFT has no account in NEFT bank branch, then the maximum limit to transfer the money is 50,000। अगर हमारा उस ब्रांच में है तब तो कोई लिमिट नहीं है। यदि हमारा नेफ्ट ब्रांच में अकाउंट नहीं है तो ऐसी स्थिति में अधिकतम राशि 50,000 की होती है। एफ अकाउंटेंस विधि द्वारा धन भेजने वाले को निश्चित फीस देनी पड़ती है पैसा भिजवाने के लिए। पर्सन हु विश टू सेंड मनी हैज़ टू पे सर्टन फीस टू अवेल दिस फैसिलिटी। जी पॉइंट, इस विधि द्वारा धन प्राप्त करने वाले को कोई फीस नहीं देनी पड़ती। पर्सन हु इज़ रिसीविंग द मनी हैज़ नॉट टू पे द फीस फॉर इट। केवल जो धन भेजने वाला है उसी से फीस ली जाती है, जिसे धन प्राप्त होगा उससे फीस नहीं ली जाती। एच पॉइंट है, इस विधि द्वारा विदेश से धन प्राप्त नहीं किया जा सकता। मनी कांट बी रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड बाय नेफ्ट। केवल देश की सीमाओं के अंदर ही ये सुविधा उपलब्ध होती है। नेक्स्ट पॉइंट, आई पॉइंट हमारा है, इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए बैंक ब्रांच में NEFT सुविधा होना या NEFT योग्य होना आवश्यक है। टू अवेल दिस फैसिलिटी बैंक ब्रांच मस्ट हैव NEFT फैसिलिटी। जिस बैंक ब्रांच में ये सुविधा नहीं होती उसके द्वारा धन नहीं भिजवाया जा सकता। 6 पॉइंट हमारे को है, नेट सुविधा हेतु व्यवहारों को समूह में निपटाया जाता है। नेफ्ट ट्रांजेक्शन आर सेंट इन बैचेस। एक एक करके ट्रांजेक्शन को नहीं भेजा जाता बल्कि पूरे बैचेस कुछ समय में कुछ ट्रांजेक्शन्स को इकट्ठा होने पर ही इन्हें भिजवाया जाता है। इसके अलावा एक और विधि है जो कि धन हस्तांतरण में काम आती है व्यापारियों के द्वारा, उसे RTGS कहा जाता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यह धन को हस्तांतरित करने की या ट्रांसफ़र करने की तीव्रतम विधि है। इसके द्वारा तुरंत जो है धन भेजा जा सकता है। रियल टाइम शब्द जो यहाँ पर प्रयोग किया गया है इसका मतलब है जहाँ पर फंड या धनराशि जो है बिना इंतज़ार उसी समय उस व्यक्ति को हस्तांतरित कर दी जाती है जिसके खाते में हम भिजवाना चाहते हैं। ग्रॉस का मतलब होता है व्यवहारों को इकट्ठा ना करके एक के बाद एक 1 by 1 जो है वो निपटा दिया जाता है। यह सुविधा जो है सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर को 4:30 बजे तक उपलब्ध होती है।
आरटीजीएस की सुविधाओं की यदि हम बात करें तो आरटीजीएस सुविधा केवल कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सीबीएस शाखा बैंक ब्रांच में ही उपलब्ध होती है। दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल इन सीबीएस बैंक ब्रांचेस ओनली। जिनमें सीबीएस सुविधा नहीं होती तो फिर उनमें आरटीजीएस की सुविधा नहीं दी जा सकती। बी पॉइंट हमारा है आरटीजीएस धन हस्तांतरण की तीव्रतम पद्धति है। इट्स द फास्टेस्ट टेक्निक ऑफ ट्रांसफरिंग मनी। क्योंकि लगातार जैसे ही ट्रांजेक्शन हमारे पास आती है, धनराशि आती है, हम तुरंत भेज देते हैं। इसमें तीव्रतम है क्योंकि नेफ्ट में पैसा थोड़े थोड़े समय के बाद भिजवाया जाता है। सी पॉइंट है इसमें व्यवहार जो है समूहों में नहीं बल्कि अलग अलग निपटाए जाते हैं। ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर क्लियर्ड सेपरेटली वन बाय वन इंस्टेड ऑफ क्लियरिंग इन बैचेस। डी पॉइंट आते हैं इसके लिए न्यूनतम राशि जो है 2 लाख रुपए की है, जबकि अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं होती। मतलब कम से कम अमाउंट जो चाहिए ट्रांसफ़र करने के लिए वो 2 लाख होना चाहिए। सो मिनिमम ट्रांजेक्शन अमाउंट शुड बी ₹2 लाख एंड नो मैक्सिमम लिमिट इज़ देयर। ई पॉइंट है इसमें प्राप्तकर्ता जो है बैंक फंड ट्रांसफ़र का संदेश मिलते ही 2 घंटे के अंदर अमाउंट दे देता है। इज़ डन विद इन 2 आवर्स ऑफ रिसीविंग द मैसेज व रिसीविंग बैंक ब्रांच। एफ पॉइंट है इसके लिए बैंक फीस या चार्जेस जो है बैंक फीस या चार्ज करता है जो अलग अलग बैंक की अलग अलग होती है। बैंक चार्जेस फीस फॉर दिस फैसिलिटी विच इज़ डिफरेंट फॉर द डिफरेंट बैंक्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारे को दिया गया नेफ्ट और आरटीजीएस में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एनईएफटी एंड आरटीजीएस। इस दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। पहला पॉइंट है एनईएफटी से व्यवहारों के लिए न्यूनतम राशि की कोई सीमा नहीं होती। देयर इज़ नो मिनिमम लिमिट फॉर ट्रांजेक्शन्स इन एनईएफटी। आरटीजीएस के लिए न्यूनतम सीमा जो है 2 लाख रुपए की रखी गई है। मिनिमम लिमिट ऑफ अमाउंट इन केस ऑफ आरटीजीएस इज ₹2 लाख। सेकेंड पॉइंट इज़ कि ट्रांजेक्शन्स आर क्लियर्ड इन बैचेस थ्रू एनईएफटी। नेफ्ट की में व्यवहारों को समूहों में निपटाया जाता है। आरटीजीएस के व्यवहारों को पूरा दिन निपटाया जाता है और ट्रांजेक्शन्स आर क्लियर्ड कंटिन्यूसली फुल डे अंडर आरटीजीएस। अगला टॉपिक जो हमारा है इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी दोनों में ये कॉमन टॉपिक है। देखेंगे एग्जामिनेशन के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक। तो बैंक के कितने प्रकार होते हैं। पहला प्रकार हमारा जो है वो है व्यापारिक बैंक या कमर्शियल बैंक्स। व्यापारिक बैंक जो है चालू व्यापार या जो करंट अकाउंट हमारे जो हैं ये व्यापारियों द्वारा चलाए जाते हैं। सामान्यतः इनका उद्देश्य होता है व्यापारियों को आर्थिक सहायता देना, धन की मदद करना। ये व्यापारियों को अल्पकालीन ऋण शॉर्ट टर्म लोन देते हैं, थोड़े समय के लिए उधार देते हैं। इनकी स्थापना भारतीय बैंकिंग कंपनीज अधिनियम 1949 इंडियन बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 के अनुसार होती है। जैसे एग्जांपल इसके हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, देना बैंक इत्यादि। अगला टॉपिक इसी में ही हम देखें कि व्यापारिक बैंक जो है इनके प्रकार कितने होते हैं। तो ये 3 प्रकार हैं। पहला है जिसको हम बोलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक्स। जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते हैं इनका स्वामित्व मतलब इनका जो मालिक होते हैं, प्रबंध मैनेजमेंट और कंट्रोल नियंत्रण जो होता है ये सरकार के पास होता है। ये सामाजिक उद्देश्यों के लिए वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने का कार्य करते हैं। इनके एग्जांपल्स में हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक और इलाहाबाद बैंक। बी पॉइंट हमारा जो है इसमें वो है निजी क्षेत्र के बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक। निजी क्षेत्र के जो बैंक होते हैं इनका स्वामित्व प्रबंध व नियंत्रण जो है निजी लोगों के हाथ होता है। ये जो नीतियाँ बनाते हैं वो बाज़ार की शक्तियों के अनुसार बनाते हैं। जैसे बाकी बाज़ार की स्थिति है उसके अनुसार ये अपने नियम नीतियाँ बनाते हैं। इस प्रकार के बैंकों की स्थापना आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, यूटीआई, एचडीएफसी इत्यादि वित्तीय संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं। थर्ड टाइप के जो बैंक हैं वो इसमें आते हैं विदेशी बैंक, जिसको हम फॉरेन बैंक बोलते हैं। ये बैंकों का जो स्वामित्व और प्रबंध होता है ये विदेशी लोगों के हाथों में होता है। इनके एग्जांपल हैं सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, हांगकांग बैंक इत्यादि। सेकंड टाइप के जो बैंक हमारे आएंगे वो आएंगे औद्योगिक बैंक या इंडस्ट्रियल बैंक्स। औद्योगिक बैंक या इंडस्ट्रियल बैंक नाम से इसका क्लियर है, ये उद्योगों को, इंडस्ट्रीज़ को दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म आर्थिक सहायता, फाइनेंशियल हेल्प जो है करते हैं। बहुत लंबे समय के लिए यदि उनको पैसा चाहिए होता है तो ये उनकी मदद करते हैं। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन
ये जनता का इसकी एग्ज़ाम्पल है। ये जनता का रुपया जो है उसे जमा नहीं करते। यदि इनको पैसे की आवश्यकता होती है तो अपने शेयर या डिबेंचर बेच करके ये पूंजी इकट्ठी करते हैं। 1964 में औद्योगिक विकास बैंक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बना, जो कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों प्रकार के सेक्टर की कंपनीज को आर्थिक सहायता देने का काम करता है। थर्ड टाइप का बैंक हमारा जो है उसको हम विनिमय बैंक या फिर एक्सचेंज बैंक कहते हैं। जब भी हम विदेशी व्यापार करते हैं तो विदेशी व्यापार में चाहे आयात हो या निर्यात, दोनों ही स्थितियों में विदेशी मुद्रा या देनी पड़ती है या प्राप्त करनी होती है। विदेशी मुद्रा देनी हो वो हमारे पास नहीं होती, और यदि प्राप्त हम करते हैं तो वो हमारे देश में चलती नहीं। तो इन विनिमय बैंकों के माध्यम से हम विदेशी मुद्रा, अपनी मुद्रा दे करके उसके बदले में विदेशी मुद्रा जो है प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि विदेशी व्यापार हमारा सरल हो जाता है। तो विनिमय बैंक जो हमारे हैं, इनका यही मुख्य कार्य है विदेशी विनिमय देना। सामान्यतः इस प्रकार के बैंक देश के बंदरगाहों पर स्थित होते हैं और वहीं से ये व्यापार भी करते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा है सहकारी बैंक या कोऑपरेटिव बैंक। इसके बारे में हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। फिर भी एक लाइन में यदि हम समझें तो किसानों को सामान्यतः अल्पकालीन थोड़े समय के लिए आर्थिक सहायता, फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए कार्य करते हैं। एक और इनका उद्देश्य था महाजन साहूकारों के चुंगल से सामान्य जनता को मुक्त करवाना। तो देश में सहकारिता की भावना को जागृत करने का रोल इनका बहुत बड़ा है। पांचवा प्रकार का बैंक हमारा जो है वो है भूमि बंधक बैंक या लैंड मॉर्टगेज बैंक। किसानों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना, बहुत लंबे समय के लिए लोन देना, किसानों को भूमि गिरवी रख कर नई ज़मीन खरीदने के लिए उधार देना, या फिर ज़मीन में सुधार करना है उसके लिए ऋण देने का कार्य इन बैंकों द्वारा किया जाता है। सिक्स पॉइंट हमारा है बचत बैंक या सेविंग बैंक। सामान्यतः जिन लोगों की आय बहुत कम होती है, जो ज़्यादा पैसा नहीं बचा पाते, वो इन बैंकों की सहारा लेकर थोड़ा बहुत पैसा बचाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य होता है लोगों में धन संचय की भावना को जागृत करना, पैसे जोड़ने की भावना को जागृत करना। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल जो है पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स का है। सेवन्थ पॉइंट हमारा है देसी बैंक्स, महाजन साहूकार, जिनको कि हम इंडिजीनियस बैंकर्स भी बोलते हैं। सामान्यतः ये व्यक्ति जो होते हैं बिना जमानत के भी उधार हमारे को दे देते हैं। इनमें सबसे बड़ी कमी यही होती है कि इनकी ब्याज की दर बहुत ही अधिक होती है। इस प्रकार के बैंक अब स्थापित नहीं किए जाते।